आप किसी को अप्रोच किया हो कुछ काम हो और आप उसमें फेल हो गए, आपको बड़ा हुआ हो यार ये तो काम खराब हो गया? तो 2001 के आसपास में कंपनी शुरू करी थी, पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट क्या डालना है उसमें। हमने बिना मतलब इधर उधर के प्रोडक्ट डाले उसमें। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ज्यादा दिन चला नहीं पाए उसको। 6 महीने 1 साल के बाद वो फेल हो गया, हमारे कैपिटल भी उसके अंदर डूब गया। लोग कहते हैं कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैं तो बोलता हूँ मैंने धूप में सफेद किए। You said that you are training people for business. एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है, तो उस बच्चे ने कहा कि सर अगर आप संतरा बेचते हो तो आप बिजनेसमैन हो, आपने उस संतरे का जूस निकाल के बेचा उसको पैकेट करके तो आप एंटरप्रेन्योर हो। कोई फेवरेट मूवी आपकी, हिंदी मूवी? एक मूवी काफी अच्छी आई थी, 3 इडियट्स आई थी। उस मूवी से थोड़ा सा मेरा टेक अलग है, ठीक है। उसमें मैं बोलता हूँ 4th इडियट भी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। कोई अपने घर में, कोई अपने बगान में, कोई अपने इंस्टीट्यूट में, कोई अपने बेड पे, कोई अपने स्कूल में इस वीडियो को देख रहा होगा और इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चेंज ला रहा होगा। आज जो शख्सियत, आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, ना कि एंटरप्रेन्योर हैं, वो एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देते हैं, अपनी लाइफ की स्ट्रगल से जान के पहचान के लोगों की इंप्रूवमेंट कराते हैं। जहाँ जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उनको गैप को फिल करते हैं और सारी उनकी संस्थान, उनका जो मोटिव है एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, उनको इम्प्रूव करना और अपने आप को भी इम्प्रूव करना और बहुत सी चीज़ें। आज इस वीडियो में, आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कैसे आप मोर ग्रो करेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आप समझ पाएँ और कुछ आपसे छूटे नहीं। तो मिलते हैं अपने गेस्ट से। चंदन सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एकदम बढ़िया, आप बताइए। ग्रेट सर, सब बढ़िया? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपका मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इस बारे में कि आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करते हो। तो सर यही आपकी जो प्रोफाइल है, जो बता रहा हूँ, यही है एग्जैक्टली? ये प्रोफाइल बहुत बड़ी प्रोफाइल है। हाँ। एक एंटरप्रेन्योर होना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर आप, क्योंकि जिस सेटअप से मैं आता हूँ, मैंने नौकरी किया, काफी साल नौकरी किया, और नौकरी छोड़ने के बाद एक बिजनेस को शुरू करना और वो डिसीजन लेना कि भैया एक आपकी बनी बनाई तनख्वाह आ रही है, उस सैलरी को नजरअंदाज करके और एक नए रेल में घुसना, एक नया कुछ शुरू करना, ठीक है, वो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग काम है। एंड आई रियली सैल्यूट ऑल दोज हु आर इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जिन्होंने एक अपना कदम उठाया है और कदम बढ़ाया है। तो इससे बड़ा इंट्रोडक्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक रही बच्चों को ट्रेन करने की बात, तो देखो आज के ज़माने में सबको पता है कि नौकरियां कम हैं। नौकरी बनाने वाले हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो बच्चे पढ़ लिख के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काम बनाने वाला अगर हम तैयार कर पाए तो शायद वो एक बहुत बड़ा काम होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज के टाइम पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको देखते हुए ये संभव है कि एक एंटरप्रेन्योर्स की फौज तैयार की जाए, जो हर फौज के अंदर, हर एक सिपाही के अंदर कम से कम 50-100 लोग काम करें। तो इस तरीके से देखा जाए तो हाँ, आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन दिया मेरा। ठीक है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एंटरप्रेन्योर्स को सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस के साथ है। आई बिलीव इस पूरे पॉडकास्ट में हम उसकी बातें करेंगे और कुछ चीज़ें उजागर करेंगे और कुछ वैल्यू मिलेगी लोगों को। जी बिल्कुल। तो सर ये तो आगे की बात होगी है, जो मैं हमें शुरू करता हूँ। व्हाट इज़ योर स्टोरी? कहाँ से आपने स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या सीखा, क्यों सीखा और किस में इंटरेस्ट आया? थोड़ा स्टार्ट कीजिए सर। स्टोरी सिंपल सी है। स्टोरी, मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और हर एक माइग्रेंट की तरह मैं भी पढ़ाई करने आया था। 2 तरह के लोग आते हैं, एक पढ़ाई करने आते हैं, एक रोजी रोजगार के लिए आते हैं। मैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आया था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की मैंने यहाँ से। फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश चालू हुई। तो बीइंग अ बिहारी प्राइम, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कि घर के लिए भैया एक सरकारी नौकरी लेकर आओ, ठीक है। और सरकारी नौकरी के अलावा कोई और बात तो दिमाग में आती ही नहीं थी। तो वहाँ तो मतलब मैं आपको उस टाइम बिहार की कंडीशन क्या थी? जब जिस टाइम, अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि शायद पहले से इम्प्रूव हुई होगी। तो अभी भी देखता हूँ कि वो जो बिहार में जो है कि एक तो सरकारी नौकरी हो जाए या तो बाहर हम चले जाए कुछ काम करने के लिए। तो उस टाइम कंडीशन क्या थी जिस टाइम आप आए थे? देखो, कंडीशन हमेशा से एक जैसा ही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर आप उस फैमिली बैकग्राउंड से हैं जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ से निकल के कहीं बाहर चले जाए, ठीक है, तो आप बाहर चले जाते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप वहीं रहेंगे। और अगर वहाँ पे रोजगार नहीं मिला, फिर आप रोजगार के लिए जरूर बाहर जाएंगे।
जैसे दिल्ली में भी आया तो दिल्ली के लोग, जैसे मेरे लिए दिल्ली आना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन जो लोग दिल्ली में ही सेटल्ड हैं उनके लिए यहाँ से यूएस जाना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो उस जमाने में मेरे फ्रेंड्स काफी दिल्ली आ चुके थे जो पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू बिहार, और यहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, तो अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ। तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, माय फादर वाज अ बैंकर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। और कहा कि ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। जा जो सिमरन जा बोलते हैं उन्होंने, जाओ चंदन जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखना। पहली बात, कोई गलत संगत ना करना, ठीक है, कोई गलत आदत ना लगाना, क्योंकि यहाँ तो घर के सारे लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। और उस टाइम पे टेलीफोन की सुविधा काफी कम लोगों की थी, मेरे घर में था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से कैसे बूथ के चार्जेस भी बड़े महंगे होते थे, 20-20, 25-25 रुपए लगते थे। अच्छा। एक मिनट की बात करने में 20 रुपए उस टाइम मतलब कितने? आज बहुत पैसे होते थे उस टाइम। आज के हम कंपेयर करें कितने माने जाएंगे 20 रुपए? 1200-1500 में मैं पूरे महीने का खर्चा चला लेता था। अच्छा। हम लोग शेयरिंग रूम में फ्रेंड्स रहते थे, खाना पीना एवरीथिंग, आना जाना। जाने के लिए तो बस हमारी यूएस स्पेशल हुआ करती थी, फ्री होता था, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, उस टाइम पे तो उनकी यही 2 कंडीशन थी कि बेटा जाना, बट थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई होगा नहीं, ठीक है। तो यू आर बाय ओन। हाँ, तुम्हें यहाँ से कोई रोज में फोन भी नहीं करने वाला, ठीक है, तो अपना ख्याल रखना है और नाक नहीं कटाना बस। तो ठीक है पापा, वैसे भी कोई ऐसी आदत थी नहीं, टच वुड कोई गलत आदत पाला नहीं अभी तक। ठीक है। तो सर अब घर से निकले थे, आपका क्या माइंडसेट लेके निकले थे? आपका क्या था? क्या मुझे माइंडसेट सच बताऊं तो हमारी एज कितनी थी उस समय? 18-19 साल। 18-19 साल में आपका माइंडसेट उस जमाने में कुछ नहीं होता, ठीक है। आप दोस्तों के साथ चलते हो, आपके दोस्तों ने बोला कि दिल्ली आ जा, बहुत बढ़िया है यहाँ पढ़ाई, बस, ठीक है, तो हम आगे पढ़ने। अच्छा, ठीक है, पढ़ने आए तो पढ़ने आने का मेन पर्पस यही था कि कोई अच्छा सा सब्जेक्ट लें, ठीक है। मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ने का शौक? मैंने 12वीं तो ऐसे मैंने साइंस से किया हुआ था, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई कैन से, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में पता नहीं कहाँ से इंटरेस्ट आ गया, तो मेरा मन था कि मैं ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करूँ। जब मैं दिल्ली आया तो मेरे जो परसेंटेज थे पीसीएम में, मेरे 86% के आसपास थे। अच्छा। तो उससे मुझे इकोनॉमिक्स में कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो सबने कहा कॉमर्स ले ले, उसमें भी इकोनॉमिक्स तो होता ही है। अच्छा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है जी, बीकॉम ऑनर्स मैंने फिर एडमिशन ले लिया। साइंस से आपने बीकॉम में चेंज कर दिया? साइंस से बीकॉम में आया मैं। अच्छा। बट मजा नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा। या तो साइंस पढ़ता तो मजा आता, या इकोनॉमिक्स जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था उस टाइम पे, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था। अच्छा। तो वो रहता तो शायद ज़्यादा मजा आता पढ़ने में। बट हाँ, ग्रेजुएशन के लिए आया, पढ़ाई की। यहाँ आने के बाद दुनिया अलग थी, है ना। हम लोग वहाँ भोजपुरी में बात करते थे दोस्तों के बीच में, फैमिली में। हिंदी बड़ी मुश्किल से बोलते थे, हिंदी बोलने की जरूरत कम पड़ती थी, है ना। शहर में निकल गए तो सारा भोजपुरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप। क्या स्ट्रगल सर? मैं ये इसी क्वेश्चन पूछूंगा। अब बिहार से जो पर्सन आया होता है, बिहार की जो लैंग्वेज एक्सेंट है, आपके एक्सेंट में कभी वो शो नहीं हो रहा, मुझे ज्यादातर भी शो नहीं लिख रहा है एक्सेंट में। 20 साल हो गए दिल्ली आए। तो आपके स्ट्रगल क्या रहे थे उस एक्सेंट के साथ चलना, और वो लोगों की जो परसेप्शन है बिहार की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ऐसी होती है, क्या स्ट्रगल रहा आपके उस टाइम पे? सबसे पहले मैं प्राउड बिहारी, और बिहार का जो लैंग्वेज इतना मीठा लैंग्वेज है ना, कि बहुत कम ऐसे लैंग्वेज है जो इतना मीठा है, ठीक है। तो प्राउड बिहारी, और मुझे अपने लैंग्वेज पे गर्व है, ठीक है। और मैं आज तक अपने फैमिली में और साथ में मैंने अपने बच्चे को भी सिखाया हुआ है भोजपुरी कैसे बोला जाता है और कैसे बोलना है, ठीक है। हमारी कम्युनिटी है जिसपे हम लोग भोजपुरी भाषा पे बहुत काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसके थ्रू कई सारे दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं। अच्छा। हम लोग भोजपुरी भाषा के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, उसको संविधान में दर्जा मिले। अच्छा। हैविंग सेड दैट, हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि उस टाइम पे जब हम दिल्ली आए थे, तो दिल्ली आने के बाद ये एक प्री कंसीव नोशन था यहाँ के लोगों में, कि अगर कोई बिहार से उठ कर आया हुआ है तो पढ़ा लिखा नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है उसको, तभी यहाँ पे भाग कर आया है, क्योंकि लोगों ने दुनिया देखी नहीं है। मैं बताऊँ, दिल्ली में आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ यहीं पे पैदा हुए हैं, और यहीं पे लाल किला 10 बार नहीं गए होंगे, वो यहाँ की 5 चीजों को नहीं देखा होगा। ठीक है, तो दिल्ली से बाहर जाने की तो बात ही छोड़। तो चूंकि दुनिया देखी नहीं है लोगों ने, एक परसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होता है जब आप एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, अपन माइंड के साथ डिस्कस करते हो, चीज़ों को समझते हो,
तो आज की डेट में दुनिया बहुत अलग है, उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट तो था। डिफिकल्ट था। कोई किस्सा, कोई ऐसी कहानी जो आपको जो चुभी हो, ऐसी कोई कहानी प्लीज ऑनेस्टली शेयर करो। बहुत बार होता था, जैसे एक कहानी बताइए सर कोई। अगर आप बस में जा रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मली अगर कोई रास्ते में जा रहा है और उसको अगर गाली देना है तो बिहारी वाज वन ऑफ द स्लैंग जो लोग यूज करते थे कि बिहारी तू हट जा। कोई भी हो बट उसको एक गाली के रूप में यूज करते थे लोग। मैं बोलूँगा लोगों में इग्नोरेंस बहुत थी। जो भी ऐसा शब्द का प्रयोग करते थे वो ये कि कुएं के मेढक थे वो, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो आई डू नॉट हैव एनी ग्रजेस विद देम फॉर देम, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर था कि अब दुनिया अलग हो गई है, बट वो एक चैलेंज तो था। साथ साथ ये भी एक चैलेंज था, जैसे मुझे अंग्रेजी भाषा बोलनी नहीं आती थी, ठीक, थोड़ा बहुत बोलता था मैं, वो मेरी कमी थी, बिहारियों की कमी नहीं है। देयर नंबर ऑफ बिहारीज हु आर एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है, बट उस टाइम पे वो मेरी समस्या थी क्योंकि मैं अंग्रेजी ज्यादा बोलता नहीं था। लिखना विखना तो चलता है क्योंकि आप पढ़ते हो, अच्छे स्टूडेंट हो तो नॉर्मली लिख तो लेते ही हो, ठीक है, बोलना नहीं आता था। तो कॉलेज में काफी दिक्कत आया, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे। मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो सारे हिंदी में पढ़े थे। मैंने साइंस भी हिंदी में पढ़ा, साइंस भी हिंदी में। अमल ने इसमें जो लिखा होता है एसिड को, अमल ने पता क्या क्या लिखा होता है, बहुत चीजें तो मैंने जब मैं पढ़ा में भारी वर्ड्स लगे थे मेरे को। हाँ, थोड़ा भारी अब लगता है, उस टाइम में भारी नहीं लगता था। अच्छा, वो आप रेगुलर उसके अंदर। हाँ, उस टाइम पे तो वही मेरा लैंग्वेज था, वही मेरी भाषा थी, तो मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। न्यूटन का जड़त्व का नियम हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, उसको बोलते हैं, ठीक है। उत्प्लावन बल साइंस में हम लोग पढ़ते थे। नहीं, वो होता था बयोंसी बोलते हैं ना, जो पानी के अंदर, राइट। तो वो तो शब्द है, यहाँ भाषा है, ठीक है, भाषा है, भाषा का तो सम्मान होना चाहिए। भाषा हमें नहीं आती है इसलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं। आपकी अपनी जो मातृभाषा है उसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। तो हाँ, उस भाषा में हमने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा था हमने सारा कुछ। क्योंकि सारी किताबें यहाँ पे आने के बाद, कॉमर्स की सारी किताबें इंग्लिश में थी, मैनेजमेंट से लेकर बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, एवरीथिंग। सो इट वाज अ बिग पेन फॉर मी इनिशियली। नंबर नहीं आते थे, बहुत दिक्कत आती थी, बट स्लोली हमने एक ग्रुप बनाया दोस्तों का। और मैं ये सबको बताना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई बंधु सुन रहे हैं, जिनको भी लगता है कि अंग्रेजी नहीं आने से उनको समस्या है, समस्या तो है, इसको ये ना बोले कि समस्या नहीं है, उससे दूर नहीं भागे, उसको ठीक करना बहुत इजी है। आपको एक ग्रुप बनाना होता है, एक ग्रुप बनाइए 4-5 अच्छे दोस्तों का और उनके साथ बात करना शुरू करिए। और अब तो इतने वेन्यूज हैं आजकल, तो एप्स आ गए हैं जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। ऐप आए हुए हैं जिसमें दे विल टीच यू हाउ टू कम्युनिकेट, राइट। उस टाइम पे हम दोस्तों के बीच में हमने ग्रुप बनाया था। हम लोग न्यूज़पेपर लेते थे, उसको आपस में पढ़ते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। रात में आई रिमेम्बर FM रेडियो पे ना, रात के 10 बजे संडे को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जिसमें लोग इंग्लिश में बातें करते थे, इंटरव्यू देते थे, है ना, वो मैं सुनता था। वो आई थिंक रेनबो पे मतलब वो कुछ आता था, AIR रेनबो। यस। तो रात के 10 बजे आता था वो प्रोग्राम, तो उसको मैं कान के पास रख के, एक छोटा सा रेडियो था, उसको मैं सुनता था कैसे बात करते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट। तो मतलब आप यू आर द मिसफिट फॉर दिस सोसाइटी, आप मिसफिट थे, आप यू आर गोइंग टू इस सोसाइटी में फिट हो जाओगे इस तरीके से। मिसफिट इन द सेंस कि ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते थे उससे, मिसफिट तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट था, ठीक है, मिसफिट नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जरूर था कि बिकॉज ऑफ दिस बैरियर्स मेरी एंट्री बहुत जगह पर मुश्किल थी। बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाते थे कई बार। मेरी दोस्ती ज्यादातर जो हमारे बिहारी फ्रेंड होते थे उन्हीं के साथ होती थी। तो जिसे कहते हैं ना कि आप जब तक दूसरे ग्रुप में नहीं जाओगे आप क्या सीखोगे, आपको जो आता है वो तो आपके ग्रुप को आता ही है। कंफर्ट जोन में हो आप यहाँ पे, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने कैसे किया फिर ये सीख सब? हमने ये सारा कुछ किया, हम लोगों ने हमारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने काफी मेहनत की, लोग बहुत कुछ सीखा, धीरे धीरे चीजें ठीक। अंग्रेजी गाने सुने बहुत, ठीक है, अच्छा। इग्लियाशी और ब्रायन एडम्स के खूब गाने सुने। अंग्रेजी आ जाए तो ये स्ट्रगल में इसलिए मैच कर, जो कि लोग सुन रहे होंगे। मूवी देखी खूब, पिक्चरें देखी हमने खूब। कोई अच्छी मूवी जो आपको याद होगी? सबसे पहले हमने पिक्चर देखी थी, जो मेरी पहली इंग्लिश मूवी थी, वो थी यूनिवर्सल सोल्जर। अच्छा, प्रिया में देखी थी मैंने, कॉलेज अच्छा। का ग्रुप हमारा गया हुआ था। अच्छा, बड़ा मजा आया। हालांकि 6 रुपए के आसपास टिकट था उसका। अच्छा, सबसे आगे हम लोग बैठे थे और स्क्रीन काफी बड़ी थी, तो कभी इधर देखना होता था, कभी इधर देखना होता था, बट मजा बहुत आया। स्टोरी वाज फैंटास्टिक। यूनिवर्सल सोल्जर, ठीक है। आई थिंक लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इससे कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं और जो एक सोसाइटी में अपने आप को फिट करना चाह रहे हैं और वो अपने आप को जाना चाह रहे हैं कि मैं भी किसी अपने ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप में जा पाऊँ। मैं सच बताऊं, लैंग्वेज इज एन एसेट।
लैंग्वेज को हमेशा एसेट की तरह, आप जितने लैंग्वेज सीख सकते हो सीखो। ठीक है, अगर आप पंजाबी हो, आपने बच्चे को पंजाबी सिखाओ, इट्स एन लैंग्वेज, ब्रेन डेवलप होता है आपका। ठीक है, आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अपने बच्चे को भोजपुरी, मैथिली, जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है सिखाओ। महाराष्ट्र के हो, मराठी सिखाओ, उससे ब्रेन डेवलप होता है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ एडिशनल लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बाहर के लोगों से बात करनी है, इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, राइट, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो जब सबको लोग इसको जान रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू कि आप इसको जानो ना, ताकि आप दूसरे से कम्युनिकेट तो कर पाओ। इट्स अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो सीखो, अगर आप नेपाली सीख सकते हो सीखो। लैंग्वेज तो जितना सीखोगे आपके लिए अच्छा है ना, आपका ब्रेन डेवलप होता है। जितनी लैंग्वेज सीख लो उतना अच्छा बेटर है, जिससे आप कम्युनिकेशन अच्छे कर पाओगे। बिल्कुल। और आपके मतलब आपका पैराडाइम, आपके में स्टोर ज्यादा खुल जाएंगे। बिल्कुल खुलते हैं, आपके मतलब कम्युनिकेशन के और स्ट्रिंग्स जुड़ जाएंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लिव कर पाओगे। आज दुनिया है ना ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज में आप जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस को जानोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में जो लैंग्वेज चलता है अगर आपने उसको मास्टर किया हुआ है, जापान में जो लैंग्वेज चलता है उसको मास्टर किया हुआ है, तो अगर कोई जापानीज डेलीगेट्स के साथ अगर आप कुछ मीटिंग करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, कुछ बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, उनके प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्च करना चाहते हो, अपना प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करना चाहते हो, सब किसी के ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको पंजाबी आती है और मुझे भी आती है, आप पंजाब से बिलोंग करते हो, मैं अगर पंजाबी में बात करूंगा ना तो यू विल फील हैप्पी। यू नो, किसी कनेक्शन जुड़ता है, अपने टाइप का आदमी है तो अपने टाइप का आदमी। हाँ। तो वो एक बैरियर जो होता है ना, एक जिसे कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग, बड़ी आसानी से हो पाती है। तो लैंग्वेज सीखना तो अच्छी बात है। तो सर अगर मेरी क्वेश्चन इसमें आए तो कोई लैंग्वेज कोई सीखने, मान के चलो चाइनीज है, डिफरेंट लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज का कोई टाइम पीरियड आपको लगता है कि इतने महीने में, इतने साल में कोई लैंग्वेज कोई थोड़ी बहुत बोलने लायक सीख जाएगा? क्या कोई टाइम पीरियड आपको लगता है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तब भी एवरेज लगता है कोई आपको? मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ ये जरूर बता पाऊंगा पर्सन टू पर्सन। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे लिए फ्रेंच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो फ्रांस में होना है, ठीक है, यूरोप में मेरे को बिजनेस करना है, तो फ्रेंच इंपॉर्टेंट है। आप क्लासेस लो, आजकल इतने सारे ऐप आ गए, उस पर टाइम स्पेंड करो। इट्स ऑल अबाउट योर ओन पैशन। ठीक है, कोई 1 साल में भी नहीं सीख पाएगा, कोई पूरी जिंदगी नहीं सीख पाएगा, ठीक है, और कोई 6 महीने में सीख लेगा। हाँ, जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा जल्दी सीखते हैं। हमारी एज में आने के बाद ब्रेन थोड़ा धीरे काम करता है। कहने मतलब इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब सीखना चाहो सीख लोगे, आपकी इंटेंशन डिपेंड करती है। यस, एंड उसकी नीड कितनी है, आपको पैशन कितना है। अगर आपको कोई गर्लफ्रेंड बना ली ना बाहर की, ठीक है, तो उससे कम्युनिकेट करना आप फटाफट सीखोगे। ग्रेट एग्जांपल। अगर आपने कोई गर्लफ्रेंड बना की बाहर की, तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना है, बात करनी है। और वहीं पे कोई डिप्लोमेट होगा, कोई काम वाला होगा, और जिससे काम चल जाएगा नॉर्मल से, आपको चैट कर चल जाएगा, तो आप हाँ ठीक सीख लेंगे जी, देखी जाएगी। तो ये पर्पस पे भी डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हो। शौक से सीखना चाहते हो, उसका कोई पर्पस है। ठीक है सर। एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कोई फेवरेट मूवी आपकी, हिंदी मूवी, और उनमें से कोई फेवरेट डायलॉग है आपके? मूवीज तो बहुत, पिक्चरें देखने का बहुत शौक है। तो उस शौक में से बताइए कोई। हर पिक्चर में कोई ना कोई, हर मूवी के अंदर कोई 3 मूवी बताइए सर। आजकल एक मूवी काफी अच्छी आई थी, 3 इडियट्स आई थी, अच्छी लगी। ठीक है, क्योंकि वो डायलॉग, वो आपके लाइफ को कैसे जीना है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता था। उस मूवी से थोड़ा सा मेरा टेक अलग है। ठीक है, उसमें मैं बोलता हूँ एक 4th इडियट भी है, जिसको बहुत मजाक उड़ाया गया है उस बच्चे का, जो बचपन से ही मेंटली कंडीशन था कि मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे अच्छी नौकरी करनी है, चतुर। ठीक है, हाँ, वो मीन्स कुछ अलग यूज जरूर करता था, बट सी ही वाज आल्सो वेरी मच श्योर अबाउट हिज गोल्स। अगर आप उसको उस तरीके से देखो, रैंचो वाज श्योर अबाउट हिज गोल्स। ठीक है, और वो जो फोटोग्राफर था बच्चा, ही वाज आल्सो वेरी श्योर अबाउट हिज गोल्स। तो सब लोग, जो लोग भी अपने गोल्स के बारे में श्योर है, वो इडियट्स नहीं है, दे आर स्मार्ट पीपल। ठीक है, जो लोग भी अपने गोल्स के ऊपर श्योर है, दे आर नॉट इडियट्स, दे आर स्मार्ट पीपल। ये डायलॉग मिल गया बड़ा, इसको हमने कर्व कर लिया। दोस पीपल आर नो श्योर अबाउट द गोल्स, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे यहाँ जाना है, तो दे आर स्मार्ट पीपल। आप देखोगे उसमें रैंचो की कहानी बताते हैं कि रैंचो को कुछ अलग करना था, तो वो कर रहा था। ठीक है, अगर चतुर को नौकरी करनी थी, अच्छी नौकरी करनी थी, उसका अपना एक लाइफ स्टाइल था, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। जिसको नौकरी कोई बुरी चीज तो नहीं है। नौकरी से याद है, मुझे इस जंप कर रहा हूँ नौकरी से। आपको कब लगा यार इस नौकरी,
आपने अब आगे पढ़ा, आपने आगे फिर आप आगे क्या हुआ, स्टोरी क्या आगे गई आपकी? फिर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी, ठीक है, हाँ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, एक दो छोटी नौकरियां निकली थी, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो फाइनली हुआ कि कई सारे दोस्त बन गए थे यहाँ पे, और वो सारे प्राइवेट नौकरी करते हैं, यहाँ तो लाइफ अलग ही था, ठीक है, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, तो हमने कहा भाई मजेदार है ये तो, अच्छा। ठीक है, क्यों उन चक्करों में पड़ा जाए, हाँ। तो चलो नौकरी कर ली जाए। तो बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि नौकरियाँ काफ़ी मेहनत वाली नौकरियाँ थी सारी ना, जैसे कि मतलब? तो उस टाइम पे नौकरियाँ बहुत थी, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा थी। और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा था। तो गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ ढंग का कुछ दिखा नहीं, कुछ मिला नहीं, मे भी मेरी प्रिपरेशन वैसी नहीं थी जितना करना चाहिए था। तो नहीं हुआ, तो इट वाज वन इजी ऑप्शन कि आप कोई सी भी मार्केटिंग की जॉब कर ले, सेल्स की जॉब कर ले। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि मेरे साथ कई सारे दोस्त थे, मेरे रूम पार्टनर्स भी थे, ठीक है, वो लोग जॉब कर ही रहे थे। तो उन्होंने भी कुछ आइडिया दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई सारे वो टेलीकॉम कंपनी आ गई थी उसमें, हच आया था, एयरटेल आया था। तो हच तुमने नाम शायद सुना? मैंने सुना। तो कई सारी टेक्निकल कंपनी आ गई, टेलीकॉम कंपनी आ गई थी, तो उनके भी काफी सारे जॉब्स हुआ करते थे। तो एक ऐसे ही किसी दोस्त ने रेफर किया, और मैं हच में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव लग गए। हाँ, लग गया। वो डीएसए था, डायरेक्ट कंपनी भी नहीं होती थी, डीएसए खूब होते थे उस समय, डीएसए का बिजनेस खूब चलता था। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते थे। अपने टीम में फिर बच्चे रखते थे, हम लोगों का काम था कैनोपी लगाना, जगह जगह पर सोसाइटी के बाहर, रोड पे कैनोपी लगाना, दुकान दुकान घूमना। सर इसमें आपने बताया था आपके बड़े ब्रदर से आप मतलब रिलेट कर रहे थे आप? हाँ। तो क्या हुआ था कि ये जो काम था, हाँ, तो मैं अपने आप को हमेशा एक्सीडेंटल सेल्स पर्सन बोलता हूँ। एक्सीडेंटल सेल्स पर्सन, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि सेल्स करूंगा। सेल्स इसलिए नहीं सोचा था बिकॉज मैं काफी इंट्रोवर्ट था, ठीक है, छोटा बेटा था घर में, तो बड़े भाई सारे काम बाहर के कर लिया करते थे, रिश्तेदारी में जाना है, बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, कुछ भी काम होता था बाहर का, ठीक है। हाँ, सब्जी लाने का काम मेरा होता था, जो छोटे बेटे का काम होता था, ठीक है। तो मेरा इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से बहुत कम रहता था। दो चार अपने दोस्त होते थे स्कूल के, उन्हीं के साथ अपनी मस्ती होती थी, थोड़ा खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, या फिर अपने घर में पढ़ाई कर रहे। तो जब दिल्ली आया तो यहाँ की दुनिया ही अलग थी, सब कुछ खुद से करना था, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो सेल्स करना तो कभी सोचा नहीं था, जाना, अप्रोच करना, बिल्कुल क्लाइंट से बोलना कि मेरे को ये चाहिए, मेरा ऑर्डर दे दो। मैं तो बताऊंगा कि 2005 की बात है, 2004 या 5 की बात है। मैं एक बैंक की जॉब में था, ठीक है, अगस्त का महीना था, और हम लोग को काफ़ी ह्यूमिड था, माहौल काफ़ी ह्यूमिड था, ठीक है। और हमें दुकान जाकर ना, कैनोपी लगी हुई थी हमारी, दुकान जाकर लोगों को प्रेजेंटेशन देना था, अपने सेविंग अकाउंट्स और करेंट अकाउंट की प्रेजेंटेशन देनी थी। तो इतनी गर्मी थी, और सुबह से टारगेट मिला हुआ था कि शाम तक तो इतने कर ही देने, इतना क्लोज कर ही देना है, और टारगेट्स तो होने भी चाहिए लाइफ में, उसके बिना काम होता नहीं है, ठीक है। तो बॉस वाज राइट, ठीक है, तो भाई करना है तो करना है। और मुझे आदत नहीं थी उतनी गर्मी में, उतना धूप में घूमने का, तो वोमिटिंग शुरू हो गया मुझे। अच्छा, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको अगर काम करना पड़ेगा ना, तो आप जितनी तैयारी से, एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। The more you sweat in practice, the less you bleed in war. Yes. ये बड़ा कोट है सर। लाइफ जो है ना, लाइफ एक वॉर है, ठीक है। और जो डेली आप जो कर रहे होते हो ना, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो डेली आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इस लाइफ के वॉर में आपकी जितनी संभावना उतनी ज्यादा होगी। क्या बात है। तो प्रैक्टिस तो वो करना ही पड़ेगा। और चैलेंजेस आते हैं, हाँ, उस दिन वोमिटिंग होगी, लेकिन मुझे समझ में आया कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, तो बाद में इजी रहा। सर आप तो मतलब उस बैकग्राउंड और माइंडसेट से नहीं थे, वो आप छोटे लड़के थे जिसको इंट्रोवर्ट था, तो आपने उस मोमेंट में कैसे अपने आप को पुश किया कि यार नहीं करना है, मेरे को करूंगा मैं? बॉस के डर से था कि मतलब क्या था आपको, किस वजह से? क्या हुआ कि देखो, जब आप घर छोड़कर आ जाते हो ना, तो घर के लोगों की काफी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, ठीक है। आप जब घर में शाम को फोन करते हो, महीने में 2 से 3 बार ही फोन करते थे, तो जब घर वाले पूछते थे कि बेटा क्या हाल है, ठीक है, तो हाल आपको अच्छा बताना पड़ेगा ना,
तभी हाँ, हाल कितने दिन, झूठ कितने दिन बोलोगे कि हाल अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाल को ठीक करना पड़ेगा। हाल को ठीक करने के लिए whenever you are outside your home, ठीक है, और जब सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो, you are the decision maker, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, तो कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन तो होता है कि भाई फैमिली के लिए कुछ तो करना है, वो पुश वहीं से मिल जाता है, पुश आता है, फैमिली के लिए कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो करूंगा कि कम से कम घर के लोग लगे हाँ मेरा बेटा ठीक है वहाँ पे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सर तो वही पुश था कि भाई घर के लोगों को कुछ करके दिखा दे ना। 10 रुपए काम करे तो 20 बता सकते हैं, लेकिन 0 काम करेंगे तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन दी सर अपने अलग अलग दी अपने प्रेजेंटेशन, बिल्कुल, तो वो सारे प्रेजेंटेशन चली, सब कुछ चला, एंड दिस हाउ आई इवॉल्व्ड। तो चूंकि नौकरी मैंने एक्सीडेंटली ली थी, इसलिए आई कॉल माई सेल्फ एक्सीडेंटल सेल्स पर्सन। बट एक बात बताऊंगा राहुल मैं आपको, ठीक है, कि जीवन में सबको सेल्स जरूर करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, एंड एवरी पर्सन इज अ सेल्स पर्सन। यही बात हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि हम सबको सेल्स आनी चाहिए। बिल्कुल, प्लीज से इलैबोरेट। अच्छा, में 2 बातें। पहली बात कि आनी चाहिए, जो कहना है ना, हाँ, सबको आती है। एवरी पर्सन इज अ सेल्स पर्सन, ऑटोमेटिकली। नाउ उस स्किल को आप कहाँ यूज कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। नो, फॉर एग्जाम्पल आप 4 दोस्त हो, चारों दोस्त के बीच में होता है कि भाई पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना, आपकी जेब में 10 रुपए कम है, आपने किसी दोस्त को पढ़ाया कि यार ऐसे ऐसे है, 10 रुपए कम है, तो आपने अपने आप को बेचा, ठीक है, सेल किया, अपने चैलेंजेस को सेल किया कि यार आज ना मेरे पास थोड़े पैसे कम है, तू कर सकता है क्या, फादर सन, घर में 4 लोग होते हैं, दोस्ती में, रिश्तेदारों में, एवरीबॉडी इज अ सेल्स पर्सन। सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, सब्जी में हमने इकोनॉमिक्स, मैंने बताया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स में एक शब्द है इक्विलिब्रियम, ठीक है, तालमेल बिल्कुल बराबर रखना, ठीक है। सब्जी वाले ने कहा 50 रुपए किलो, आपने शुरू किया 35 रुपए किलो, ठीक है, करते कराते 40 रुपए बात बन गई। तो सिर्फ सब्जी वाला सेल्स पर्सन थोड़ी था, आप भी तो सेल कर रहे थे अपने आप को। He was also trying to sell and you were also trying to sell. Now you came to one equilibrium point और वहाँ पे सेल हो गई, ठीक है। तो every person is a sales person. Having said that, उसको अगर आप सीखते हो तो आपकी लाइफ में बहुत यूज होता है। जैसे कि सर, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए, आपको अपना काम करवाना है, आई विल नॉट से कि आपको अलग गलत मीन्स को यूज करना है, बट आप परसुएसिव होते हो। सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट रूल है परसुएशन, एग्जैक्टली। तो आपको परसुएसिव होना है, आपको बार बार अपनी चीजों को बताना है ना, उस समय तक बताना है जब तक वो बंदा आपकी बात को समझ ना ले या फिर वो आपसे इरिटेट ना हो जाए। दोनों ही बातें होती हैं। तो ये इसमें यार एक ऐसा होता है, ईगो बीच में आती है कि मैं क्यों बताऊं उसको लगातार, और मैं क्यों समझाऊं उसको, सो वो समझ जाएगा। तो आई बिलीव इस स्टेटमेंट से कि मतलब मैं क्यों बताऊं, मैं समझाऊं क्यों, और वो समझ ही नहीं जा रहा। तो रिलेशनशिप, और जो रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड, आप बॉस और आपके एम्प्लॉय का हो, फादर सन का हो, आपके घर में हो, सारे रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं। और इसी जगह पे आप जो बात बताइए, परसुएसिव आप रहोगे तो यू कैन मेक द रिलेशन बेस्ट। आप समझाते चले जाओगे, जैसे आपने कहा लगातार, तो इससे और क्या बेनिफिट है इसके सर? सही, आपने ईगो की बात बताई। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ईगो क्या होता है? ईगो इज नथिंग बट योर, जिसे कहते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस कम होना, है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ईगो, ठीक है। आप अननेसेसरी किसी चीज को ना, इससे मैं बोलूँगा कि ईगो इज समथिंग, इसको आप अलग तरीके से समझ सकते हो कि जब मैं किसी काम को करना चाह रहा हूँ, उस काम को मैं एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा, और उसमें मुझे कोई टोक रहा है, मे बी वो मेरा बॉस है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो क्या करूँगा? मैं गुस्सा दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एफिशिएंटली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा। जब हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसको अपना गुस्सा से उसको काउंटर करने की कोशिश करूंगा, वही ईगो है। इंस्टेड ऑफ परसुएशन यू आर यूजिंग एंगर, इमोशन, यू इज एंगर, बिकॉज आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, तो वो लैक ऑफ स्किल है, ठीक है। तो लैक ऑफ स्किल है, वहाँ पे इम्प्रूव करिए, ठीक है। सेल्स, गुस्सा आएगा, मुझे भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। अगर मैं किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली तो गुस्सा आ जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, आपको इस चीज़ को जब आप घर वापस जाते हो तो आप इसको सोचो कि वो जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन क्या उससे बचा जा सकता था, है ना? क्या उससे बचा जा सकता था?
और क्यों रिएक्शन आया वो, इसलिए आया बिकॉज मैं सेल नहीं कर पा रहा था, या मैं परसुएसिव नहीं था, या मैं उसको अपनी चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, यू नो दैट इज वो कमी मेरे अंदर थी रादर देन कि सामने वाले में कमी नहीं थी। सर सेल्स का मतलब जो पर्सपेक्टिव लोगों ने बना रखा है, बेचू आदमी वो जो कि सामान बेचता है वो बना रखा है। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। बहुत सारे कई सारी सेल्स ट्रेनिंग मैंने अटेंड की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय नौकरी। मैं जब नौकरी कर रहा था तो काफ़ी सारे मैंने सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड की है। बहुत सारे सेल्स वाले आते थे, बताते थे गंजे को कंधा बेच दो। नहीं बेचने की जरूरत है भाई, देयर आर एनफ पीपल जिनके बाल है और उनको कंधा बेच सकते। जबरदस्ती ये मिस सेलिंग है। गंजे को कंघा बेचना मिस सेलिंग है। ये इससे आप स्मार्ट नहीं हो जाते, इससे आप होते हो कि आप डिसऑनेस्ट हो टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। एग्जैक्टली, यू डू डिसऑनेस्ट टुवर्ड योर प्रोफेशन इफ यू आर सेलिंग गंजे को कंघा बेच रहे हो तो ये मिस सेलिंग है। ये मिस सेलिंग क्यों बेचना? भाई दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जिनको कंघे की जरूरत है। आपने राइट पर्सन को तो ढूंढा नहीं, आपने मेहनत करी नहीं राइट पर्सन तक पहुंचने। आपको जो दिख गया, अच्छा ये बंदा गंजा है तो क्या करे, इसको बेच दो जी। कहते हैं ना कि इफ यू कैन नॉट सेल यू कैन कंफ्यूज अ पर्सन, ठीक है। इफ यू कैन नॉट कन्विंस यू कैन कंफ्यूज अ पर्सन। अच्छा, तो कंफ्यूज ये बताया जाता है ट्रेनिंग में कि आप कंफ्यूज कर दो उसको। बट मेरा मानना है कि वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, ठीक है। वो सब बहुत छोटी बातें हैं कि कंफ्यूज करके उसको चिपका दिया है, फिर आप उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके नहीं बनते। मैं तो जब किसी सेल्स ट्रेनिंग में जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि आपके पहले जॉब में कितने दोस्त थे जो आज आपके दोस्त हैं। जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, पहले जॉब में कितने दोस्त थे, पहले जॉब में कितने क्लाइंट हैं जो आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। लोग बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास वैसे क्लाइंट मिलेंगे जो आज से 10 साल पहले भी उनके साथ थे। वो वैसे ही लोग होंगे जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। exactly. जिन्होंने गंजे को कंघा नहीं बेचा है, जिन्होंने उस बंदे को कंघा बेचा है जिसको उसके एक्चुअली में जरूरत थी। तो नीड रहती है, ऐसा नहीं है। और मिस सेलिंग तो नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको काफी नुकसान होता है उससे। बेनिफिट्स क्या क्या है अगर हम पॉइंट वाइज बोलें, इफ अ पर्सन नो हाउ टू, अब सेल्स वर्ड नहीं बोलेंगे, परसुएशन वर्ड बोलेंगे, बिकॉज द सेल्स वर्ड कम्स फ्रॉम परसुएशन, मतलब किस तरह आप किसी को परसुएशन इज नथिंग बट रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया, आप पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। मेरा भी कुछ प्रोडक्ट होगा, यू नो। आपने अपना प्रोडक्ट बताया कि चंदन जी मैं पॉडकास्ट करता हूँ और आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, ठीक है। आपने अपनी सेल्स करी, ठीक है। मेरे जो प्रोडक्ट्स है मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा है कि मैं ये चीज़ों में डील करता हूँ, ठीक है। अगर आपके रिश्तेदारी में, आपके रेफरेंस में अगर कोई होता है जिसको इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। और अगर जो भी इसमें बेनिफिट्स होंगे तो आई कैन शेयर सम बेनिफिट्स विद यू आल्सो, यू नो। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक दूसरे को चीट नहीं किया, हमने एक दूसरे को के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। और रिस्पेक्टफुली बात की, रिस्पेक्टफुली काम किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आज की सेल्स ना रिलेशनशिप सेल्स है। सच बताएं तो अगर आप किसी को जानते हैं, उसके साथ अगर आप रिलेशन डेवलप कर पाते हैं, प्रोडक्ट बहुत बाद में आता है ना। सबसे पहला आता है कि आप अपने आप को बेचते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो उस बंदे को, आपका बात, आपका ऑरा, आपका हाव भाव, आपके चेहरे को समझना, वो सब ठीक लगना चाहिए उसको, तब जाके वो सेकंड लेवल पे बात करेगा, ठीक है। पहले ही लेवल पे अगर उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि ये बंदा तो डिसऑनेस्ट लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा फील हो गया। इंडस्ट्री में सब लोग बड़े स्मार्ट हैं। जब मैं बैंक में नौकरी करता था, ठीक है, जब मैंने नौकरी चालू किया था तो मेरा लास्ट असाइनमेंट ICICI बैंक था। तो जब मैं ICICI बैंक में था उस टाइम के मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस बात को 12 साल हो गए मुझे नौकरी छोड़े हुए। और सिर्फ ICICI बैंक की बात नहीं करूंगा, उसके पहले भी कई सारे मेरे ऐसे जॉब रहे हैं जहाँ के कस्टमर मेरे आज भी कस्टमर हैं। कस्टमर इन द सेंस कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे कहीं ना कहीं लीड्स देते हैं, हेल्प करते हैं, रेफरेंस देते हैं। और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो इनिशियल कुछ कस्टमर्स वहीं से आए थे, ठीक है। पॉइंट यही होता है कि रिलेशनशिप बिजनेस है, ठीक है। कोई भी सेल्स में हमेशा रिलेशनशिप होता है। आप राइट प्रोडक्ट राइट पर्सन को अगर आप दोगे तो बातें लंबी चलती हैं, ठीक है। अगर आपने चिपकाने की कोशिश की, ठीक है, तो फिर थोड़े दिनों बाद आप कंडी काटोगे ना, इधर से नहीं जाना, उधर वो भाई साहब रहते हैं जिनको मैंने कुछ चिपकाया था, मुझे पकड़ लेंगे भी, पकड़ लेंगे। तो आप जो है फिर रास्ता इधर उधर से निकालते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सब पॉइंट वाइज देखें बेनिफिट्स तो
सेल्स के बेनिफिट सर, मैं उसके बाद उस चीज़ पे भी आऊँगा। आपके एक्सक्यूज कम हो जाते हैं, आपकी कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। अगर इफ़ यू नो सेल्स, इफ़ यू नो परसुएशन, आप किसी से या तो चिपकाने में मतलब आप परसुएट नहीं कर रहे होते, उसको किसी भी तरीके से आपको फ्रॉड कर रहे हो, उससे मतलब इस तरीके स्कैम कर रहे हो, बिल्कुल मिस सेल कर रहे हो, गंजी को मतलब कंगी बेचने वाली चीज़ें। तो इफ आई लिस्ट देम, आपकी कंप्लेंट कम हो जाएगी, आपके एक्सक्यूज कम हो जाते हैं, और आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो, आप मेंटली फ्री रह पाते हो। बिल्कुल। आई थिंक जो डिवोर्स रेट है सेल्स पर्सन के बहुत कम होते हैं, बिकॉज दे कैन मेंटेन द वो जो लड़ाई झगड़ा उसको मेंटेन कर पाते हैं, परसुएट कर पाते हैं। और जो कोई परसुएट नहीं कर पाता तो उसकी लड़ाई बढ़ती जल्दी जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एग्जैक्टली, वो क्रिटिकल मैनेजमेंट जो सब चीजें होती हैं। तो आपके रिलेशन, आपका माइंड, आपके बिजनेस, आपका मनी, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट भी है, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, आपके आपके मेंटली बेनिफिट भी है। इफ यू नो सेल्स, इफ यू नो परसुएशन, जैसे राइट है सही जो मैंने ये पॉइंट बिल्डअप किए। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो इसमें मैं दो चीज में निकालना चाहूंगा, दो टॉपिक, एक्सक्यूज एंड कंप्लेन। इसके बारे में क्या कहते हो आप? आपकी क्या चर्चा एक्सक्यूज और कंप्लेन के बारे में? एक्सक्यूज किस सेंस में आप बात करना चाह रहे हो? एक्सक्यूज ऑफ एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू गिव एक्सक्यूज। जैसे आपको उल्टी आ रही थी, आपको वोमिट आ रही थी, मैंने आपने एक्सक्यूज नहीं दिया, आपने काम किया। हेनरी फोर्ड का कोट है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है, एंड नो इट्स समथिंग डिफरेंट, इफ यू थिंक यू कैन डू समथिंग, एंड इफ यू थिंक यू कांट डू समथिंग, यू आर राइट इन बोथ द केसेस। एग्जैक्टली, ठीक है। हेनरी फोर्ड ने बहुत ही मजेदार तरीके से ना आपकी पूरी लाइफ को सम कर दिया है, ठीक है, आपके पूरे करियर को, पूरी लाइफ की जर्नी को ना उसने इन दो लाइनों में बता दिया है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आप कुछ करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, और आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों ही केसेस में आप सही हो। बोथ राइट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट, ठीक है। जैसे मैंने जॉब छोड़ा और मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, इस बात को 12 साल हो गए, ठीक है, आई एम डूइंग माय बिजनेस, ठीक है। सिमिलरली अगर उस टाइम पे मेरे दिमाग में आता कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक्सक्यूजेस बनाता, तो शायद मैं नहीं कर पाता इस चीज को। सिमिलरली इन 2020 आई स्टार्टेड बाय एनजीओ, ठीक है, और एनजीओ में हमारा पर्पस था कि हम थोड़ा एजुकेशन पे काम करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ कल्चर पे काम करेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अपने आइडियाज को डिस्कस किया कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि क्या बेकार का काम कर रहे हो, आज के डेट में पूरे इंडिया में हजारों लाखों एनजीओ ऑलरेडी ऐसे ही खोले हुए हैं, कुछ काम नहीं होता है, कोई काम नहीं कर पाता। सब देयर नंबर ऑफ, मतलब नेगेटिव बात इतनी आ गई कि मुझे लगा कि शायद मैंने लोगों से डिस्कस करके कुछ गलती कर दिया। बट अपना थॉट प्रोसेस था, मुझे क्या करना है, आई वाज वेरी क्लियर, ठीक है। तो आज 5 साल हो गए, हमने एनजीओ में काफी अच्छा काम किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया है, कल्चर पे काम किया है, हमने स्कूल पे काम किया है। तो पॉइंट वही है कि एक्सक्यूजेस तो आपके दिमाग में है, ठीक है, आप करना चाहते हो तो कर लोगे, सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, अगर उस दिन आपकी फ्लाइट है तो आप पकड़ लोगे, ठीक है, अगर कोई काम नहीं है तो आप 5 बजे अलार्म 3 बार 5 बार बंद करोगे आप, है ना, कई बार स्नूज करोगे। सेम पर्सन सेम टाइम, बट वो जिस दिन उसको फ्लाइट पकड़नी होती है बिना अलार्म बजे 4:30 बजे उठ जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन जिस दिन कोई काम नहीं होता उसको 4 बार उसको स्नूज करता है, ठीक है, 4 बार टाइम को सेट करेगा और 10 बजे उठेगा। जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ, सुबह मॉर्निंग में मैं योग की क्लासेस जो होती हैं, तो इट इज अराउंड 6:30। बहुत सारे लोग जो कि एक्सक्यूज देते हैं कि सर 6-6:30 बजे उठा नहीं जाता, 6:30 बजे बहुत सुबह होती है, 6:30 बजे सुबह सर घूमता है, दिक्कत होती है। और वही सेम चीज शताब्दी आ रही हो, सुबह 5 बजे आ जाएगी, तो आप 4:30 बजे आपकी प्लेन आ रहा हो, आप 2 घंटे पहले पहुंच के बोर्डिंग कर लोगे, एग्जैक्ट बोर्डिंग कर लोगे, बैठ जाओगे, वहां पर फ्रेश बैठोगे, पर बिल्कुल अपना कप कुछ लेंगे, चाय पी रहे अपने एंजॉय कर रहे होंगे। तो वही सेम, अपने सेम बात बताइए, वही पर्सन जो योग में नहीं आ पा रहा, जो अपने लिए काम नहीं कर पा रहा, वही सेम पर्सन को अगर फिक्स टाइम मिल जाएगा कि मुझे जाना है, प्रायोरिटी हाई है, तो कर लेता है। तो प्रायोरिटी किसने बनाया? उसने खुद बनाया ना। हाँ, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ओन वर्क, ठीक है, वो प्रायोरिटी तो आप ही को बनाना है। तो उसने उस दिन उसकी प्रायोरिटी थी कि भाई फ्लाइट छूट जाएगी मेरी, तो जाना है, योग छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, मेडिटेशन 10 मिनट ज्यादा कर लेंगे। नहीं, वो ये एक्सक्यूजेस ऐसे कि मतलब
कि सर हो ही नहीं पाता है, मगर वही आदमी को अगर गाड़ी बता दी, गाड़ी टाइम पे जाना, तो आप जाओगे। आपके मदर बीमार है, फादर बीमार कहीं है, तो आप उठ के 2 बजे भी चले जाओगे। चलिए, वही सेम पर्सन बताया आपने। सब कुछ आपके दिमाग में है, एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड, ठीक है। आप कर सकते हो तो भी सही है, आप अपने आप को कन्विंस करते हो मैं नहीं कर पाऊंगा तो भी सही है, ठीक है। वो अपने हेनरी फोर्ड की जो हाँ, बताया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अलेक्जेंडर ने अपने आप को कन्विंस किया कि मैं दुनिया जीत लूंगा, जीत आ गया। गया, एक छोटी सी फौज को लेकर आया और धीरे धीरे करके ग्रेट बन गया। ग्रेट बन गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने राज्य की सीमाओं को अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें वो चीज़ नहीं था, पूरी फौज होते हुए भी। तो ये तो सारा कुछ माइंडसेट है। आप शिवाजी की बात करेंगे, हाँ। छोटी सी उनकी सेना थी, है ना, तो गुरिल्ला युद्ध और नई नई टेक्निक निकाल के उन्होंने कितना अच्छा फाइट किया, ठीक है। सर इस थोड़े से मिलते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज एक्सक्यूज जो इसे टॉपिक है जो कि बहुत बहुत वास्ट है, बिल्कुल। और सिंपल हम ही है इसके अंदर, कोई और नहीं है। मतलब इसके अंदर चर्चा बहुत है, मगर आदमी एक ही है। if we convince ourselves कि ये कर सकते हैं, we can do, हम कन्विंस कर दे नहीं कर सकते, we can't do that. सिंपल, जैसे अपने हेनरी फोर्ड का एग्जांपल दिया। सो नाउ बैक टू द स्टोरी, आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? Why? What is the why of your life? Why business? 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। एक है कि जिसको कन्वेंशनल लाइफ बहुत पसंद है, हाँ। वो अपना उठा, नौकरी किया, शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, सो गया, अगले दिन से रूटीन वर्क है, उसको मजा आ रहा है उसमें। यू नो, लाइफ में आपको अपना गोल डिफाइन होना चाहिए, उसको अगर उसमें मजा आ रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। मेरे साथ दिक्कत क्या थी कि मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पास जो टैलेंट है, टैलेंट इन द सेंस कि जो मेरी क्रिएटिविटी है, टैलेंट तो नहीं बोलूँगा, उसको क्रिएटिविटी बोलूँगा, उस क्रिएटिविटी को मैं फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ अपने जॉब में। क्योंकि जॉब में क्या होता है, एक सेट आपको टास्क दिया जाता है, ठीक है, कि आपको ये पैरामीटर है, इसके अंदर है कि ये सारी चीज़ों को डिलीवर करना है, ठीक है, और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया और आप उसको कर रहे हो विद इन दैट पैरामीटर, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बट उससे बाहर आप नहीं जा सकते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो अनलेस कि आप सीईओ लेवल पे हो, ठीक है, तब आपके पास वो फ्रीडम होता है करने का। बट नॉर्मली मैनेजरियल पोजीशन पे मैनेजर क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूटर होते हैं, ठीक है, जो आपको डाउनलोड किया गया आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो सिस्टम्स और प्लान्स होते हैं वो आपको एग्जीक्यूट करने, वो एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो एग्जीक्यूशन लेवल पे था, जो काम मिला उसको एग्जीक्यूट करना है, नीचे टीम से करवाना है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का उसके अंदर स्कोप था नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, कहीं ना कहीं वो पिंच करता था, तो सोचते थे क्या किया जाए, है ना। और इसी बीच में कुछ दोस्त मिले, उन दोस्तों का भी सेम माइंडसेट था कि यार कुछ अलग किया जाए। करते कराते देन वी थॉट कि लेट्स क्विट आवर जॉब और कुछ करते हैं अगेन। मैं आऊँगा इस पे कि कुछ करते हैं वाली जो बात है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देयर इज अ लेसन दैट, ठीक है, कुछ करते हैं कि आपने सोच तो लिया क्या करना, आपने अभी तक सोचा नहीं है करना क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, फिर आपने कई सारे ऑप्शंस ढूंढे, ठीक है। और जब आप जॉब कर रहे होते हैं और उसके बाद आप जॉब छोड़ने के बाद नौकरी करना चाहते हैं ना, तो आपके दिमाग में हमेशा ही रहता है कि कहाँ से सबसे पहले पैसा आना चालू हो जाएगा। यू आर लिस्ट कंसर्न अबाउट योर प्रोडक्ट, योर बिजनेस मॉडल। आपको लगता है कि सामान ऐसा बेचो जिसमें तुरंत पैसे आ जाए, क्योंकि घर में पैसा आना है, ठीक है। ये चैलेंज, ऑनेस्ट आंसर है, ये मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट सेल्फ थॉट ये होता है, कैसे पैसे की रनिंग कैसे स्टार्ट हो जाए। हाँ, चाहे वो 2 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली किसी बिजनेस को आप करेंगे तो हर बिजनेस का एक अपना टाइम पीरियड होता है, उसके पहले आप पैसे उसमें से निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन नौकरी छोड़ के बिजनेस करने में ये एक चैलेंज आता है कि आप इमीडिएटली चाहते हो कि पैसे निकलना चालू हो। बट ठीक है, हमने एक डिसाइड किया, क्योंकि क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी, हमने कहा अपना काम करेंगे तो उसको अपने हिसाब से चला पाएंगे, एंड दैट इज क्वाइट ट्रू। जब अपना काम करते हो ना, तो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी, अपना जो भी विजडम है, जो बुद्धि है, आपने जो सीखा है, जो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, क्योंकि गेन भी आपका है, लॉस भी आपका है, यू डू नॉट हैव एनीबॉडी टू ब्लेम, ठीक है। नौकरी सेटअप में आपने अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और अगर नुकसान हो गया तो फिर तो कंपनी नुकसान है, उस सोसाइटी पूरे मतलब चेन की तरह नुकसान होता जाता है, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, गेन भी आपका है, यू नो, नुकसान भी आपका है, तो यू आर ओके विद दैट, तो आप करो बिजनेस। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका बात कि किस टाइम के बाद आपको लगा या चल मैंने जो स्टेप लिया, मैंने डिसीजन लिया कि अब बिजनेस करने का, आज थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। कब शुरू हो गया वो रनिंग ऑफ मनी, कब शुरू हुआ?
नहीं अच्छा था, 6 महीने में हमारा ब्रेक इवन आ गया था। क्या बात है। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट चूज किया था, मैन पावर सर्विसेज का काम चालू किया था हमने। हाँ। तो उसमें 6 महीने में हमारा 1-2 अच्छे क्लाइंट आ गए इस बीच में। तो हमारा धीरे धीरे जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस थे वो निकलने चालू हो गए। अच्छा। थोड़ा थोड़ा घर में भी पैसा आना चालू हो क्या गया। बात है। So I can say that I was lucky in that sense. सर आप उसको लेके जाते रहे तो मतलब वो और अच्छा आगे चला। Now you said that you were training people for business. Yes. तो वो कैसे आया और वो कैसे जुड़ा हुआ है आपसे? क्या हुआ कि 2016-17 की शायद बात होगी, ठीक है। पेपर में एक ऐड आया हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशनल करिकुलम में उन्होंने कुछ नया शुरू किया था। उसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस, EMC क्लासेस के। उसमें था कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बच्चों को बिजनेस पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई करो। अच्छा। ठीक है। ये एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, बट मैंने क्या किया फिर उस टाइम पे उसमें अप्लाई किया और मैं अप्लाई करने के बाद भूल गया था। न्यूज़पेपर में आया हुआ था ऑनलाइन उसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद भूल गया। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पास कॉल आया कि मैं इसी स्कूल से बोल रही हूँ, आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपको क्लासेस लेने हैं। तो मैं गया और गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली सरकार की थी, तो मैंने देखा कि जो 11वीं-12वीं के बच्चे हैं उनके पास क्या दिमाग है, क्या पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा। और क्या स्मार्ट है बच्चे, बट थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है ना। तो एक गैप इन द सेंस कि उनके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस होते हैं। वो गैप क्या होता है, वो जो उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर करने वाला कोई नहीं है। आप कुछ नया नहीं सिखाते हो। जिस बच्चे के अंदर आग है ना वो ऐसे ही आगे बढ़ता है अगर उसी क्वेश्चंस का सही टाइम पे आंसर सही मिल जाता। बच्चों की क्वेश्चंस होते थे कि सर मेरा तो बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, मेरे पापा की छोटी सी दुकान है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो उसको बताना होता है कि बेटा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं ना, मुद्रा स्कीम है, भारत सरकार बहुत पैसे खर्च कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, है ना। तो वो उसको बताना होता है, उसके तरीके बताने होते हैं। तो उसको अच्छा पैसे मिलते हैं सर उसमें? बिल्कुल मिलते हैं भाई, आपको 50,000 से 5 लाख 10 लाख तक के पैसे मिल जाते हैं, डिपेंडिंग और क्या बिजनेस है। उसके लिए प्रपोजल बनाना पड़ता है, उसके प्रपोजल में हम लोग हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीजें, उससे क्या होता है बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। हम भी कर सकते हैं। अगर मेरे को नौकरी नहीं मिली तो आई कैन डू समथिंग, ठीक है, आई कैन क्रिएट जॉब फॉर अदर्स। मैं अपने लिए तो करूंगा ही, उसके साथ साथ दूसरे के लिए भी करूंगा। तो मैं जब उस EMC क्लासेस के साथ जुड़ा रहा तो मैंने काफी सारे स्कूल्स में गया, हजारों बच्चों से मिला होऊंगा उस बीच में, और बहुत मजा आता था उन बच्चों को देख के। जो ब्राइट बच्चे होते थे काफी, मतलब, और उनके पास कई सारे नए नए आइडियाज होते थे। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैं बताऊंगा, बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है। उस बच्चे ने बताया कि सर आप संतरा बेचते हो ना, ये रियल एग्जांपल है, आई एम नॉट मेकिंग इट, ठीक है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर अगर आप संतरा बेचते हो तो आप बिजनेसमैन हो, आपने उस संतरे का जूस निकाल के बेचा, उसको पैकेट करके, तो आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। एक्सप्रेसिव बना दिया, सुंदर बना दिया, तो एंटरप्रेन्योर नहीं है। क्या है कि आप संतरा बेच रहे हो, उसकी कमाई अलग है। आपने उसका जूस निकाला, उसको एक ब्रांडिंग कर दी और उसको एक लार्ज स्केल पे बेच सकते हो ना, आप उसको डिफरेंट स्टोर्स में बेच सकते हो, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना सकते हो। तो ये छोटा सा अंतर है। तो मुझे लगा देखो बच्चे कितने ब्राइट हैं, वो सिर्फ हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ मैं इनके लिए जरूर करूंगा। बच्चों से इंटरेक्शन तो चलता रहा। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लाया था जिसमें सब बच्चों को एक सीड कैपिटल मिलता था, कुछ पैसा, और एक टीम बन जाती थी। उस टीम को एक टॉपिक उनका होता था कि भाई आप कोई ऐसा टॉपिक डिसाइड करो, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डिसाइड करो जिसको आप डेवलप करना चाहते हो। और सारी टीम को ना मेंटोर्स असाइंड हो गए थे। तो मुझे भी 1-2 टीम मिली थी मेंटोरिंग करने के लिए। तो जब उन बच्चों के साथ बैठा, मेंटोरिंग किया, फाइनली वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उनके बिजनेस आइडियाज के लिए गवर्नमेंट से फंडिंग मिली। अच्छा। उन बच्चों का अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिला बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। क्या बात है। तो मैं उसमें कोच था एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि मैं उससे एसोसिएटेड रहा। और वो मुझे वहाँ से मुझे किक मिला। जो मुझे सीखा है, जो मैंने सीखा है, मुझे चैलेंज भी पता चल गया। मुझे इसकी नॉलेज है क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, कैसे होता है, क्या उसका फायदा होता है, कहाँ से इस्तेमाल करा सकते हैं, ये सब कुछ पता चल गया। तो देन वी स्टार्टेड आवर NGO 2020 में, ठीक है, आवर मिट्टी फाउंडेशन। मेरे एक मित्र के साथ जो कि जर्नलिस्ट हैं, UNDP अवॉर्डेड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्रैफिकिंग में बहुत काम किया है। यूनाइटेड नेशंस ने उनको अवार्ड भी दिया हुआ उसके लिए, ठीक है। तो उनके साथ मिलके हमने आवर मिट्टी फाउंडेशन NGO चालू किया। 2020 जब कोरोना का टाइम था
तभी चालू किया था। तभी चालू किया था। कोरोना वाज लाइफ चेंजिंग एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि बहुत टाइम था अपने पास सोचने समझने के लिए। सर मैं उस बात पे आने वाला हूँ। उससे पहले सर मैं बताना चाहूँगा, ये मिट्टी फाउंडेशन की बात से पहले जो आपकी लर्निंग रही बिजनेस, जो प्रोग्राम में लर्निंग रही, कुछ मैसेज, कुछ लर्निंग जो हम लोग सुन रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहता है, कुछ बहुत लंबा नहीं, छोटा सा जो आपको देना चाहूँगा, बताइए यार ये चीज़ है कि हाँ। 3 बातें हैं मैं सबको बताना चाहूँगा। हाँ। जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, 2 तरह के बिजनेसमैन हैं। एक जो IIT IIM से आ रहे हैं लड़के, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल ही फाड़ू आइडियाज लेकर आते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास छोटा कैपिटल है, हाँ। ठीक है, सोच बड़ी है, ठीक है, कुछ करने की आग है। तो आप 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। पहला है कि आप प्रोडक्ट ऐसा चूज करो जो मार्केट में चलता हो। ठीक है। ठीक है, लोग एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, छोटी पूंजी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है। ओके, छोटे अमाउंट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पहली चीज, क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हो पैसा लाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, आपके साथ जो 10 लोग जुड़े हुए हैं ना, उनका घर चलाने के लिए। आप कोई ऐसा बिजनेस भी ला सकते हो जो ऑलरेडी कहीं पे सक्सेसफुल हो, उसको करना है। ठीक है, आप उसका रेप्लिका बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइडिया ये होना चाहिए कि आपको उसको सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, आपको अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है ना। ये कोई ऐसा आइडिया रात को सोते हुए आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना उसके ऊपर सर्च किए मैंने शुरू कर दिया। पहला, बिजनेस हमेशा से वायबल होना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के पहले आप 20 बार मार्केट रिसर्च करो, पूरा टाइम। ठीक है। सेकेंड, बिना टीम के काम नहीं होता है। ठीक है, टीम बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत टाइम लगता है। ट्राई टू फाइंड वन को फाउंडर। हमेशा कोशिश करो कि आपके साथ कोई 1 या 2 बंदा जुड़ के काम करे, जो कि को फाउंडर हो, जिसको आप पार्टनरशिप दो बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़ा बिजनेस बनाओगे ना, तो आपका छोटा शेयर भी बहुत बड़ा हो जाता है ना। 5% भी 5 करोड़ में 500 करोड़ में आता है। लेकिन अगर आपने सही पार्टनर नहीं ढूंढे, तो आपका बिजनेस बड़ा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको पार्टनर अच्छा ढूंढना है। दूसरा, जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, कि पार्टनरशिप जब भी करते हैं या को फाउंडर ले आते हैं, तो अपने किसी दोस्त को लेकर आते हैं, जिसके साथ उसका कंफर्ट होता है। ठीक है, दोस्त नॉट नेसेसरली आपका एक अच्छा को फाउंडर हो सकता है। आपको हमेशा वो बंदा लेकर आना है जिसका स्किल सेट आपसे डिफरेंट हो, है ना। वो दोस्त हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपका दोस्त है, उसको पार्टनर नहीं बनाना है। इट मींस दोस्त है तो मतलब क्या, स्किल सेट्स है, देन की मीन। हाँ, सिर्फ दोस्त है इसलिए नहीं लेकर आना। अगर दोस्त है, उसका स्किल से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं सेल्स करता हूँ, मेरा कोई दोस्त है जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, उसको मैं अपना CTO ला सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं है। तो आई नीड समवन जो मेरे को बिजनेस में हेल्प करे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। या कोई फाइनेंस का बंदा है, ठीक है, जिसको फाइनेंस में जो एक्सपर्ट है, अगर मैं उसको अपना को फाउंडर लाता हूँ, तो क्या होगा, मेरे को हेल्प करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे बिजनेस को बढ़ाने में। अगर वो भी सेल्स का बंदा है, मैं भी सेल्स का हूँ। कई बार होता है ये, भाई आपकी मेरी यारी दोस्ती है, हम लोग एक ही जगह काम करते थे, बट स्किल सेट जो है सिमिलर है। तो उसमें क्या होगा, मेरे हर डिसीजन को आप अपना काउंटर करोगे। आप जो डिसीजन लोगे, मैं बोलूँगा यार ऐसे क्यों कर रहा है, बिकॉज हमने एक ही काम किया हुआ है। तो इससे हमेशा अच्छा होता है कि आप को फाउंडर लाओ, लेकिन उसको डिफरेंट स्किल सेट वाला लाओ। ठीक है, सिर्फ दोस्त है इसलिए लेकर मत आओ। ठीक है, दोस्त है और को फाउंडर है, अच्छा स्किल सेट है, तो लेकर आओ। दूसरा, उसका फायदा क्या होता है कि आप कोई भी अच्छा स्टाफ अगर आप चूज करोगे, स्पेसिफिक अमाउंट, काफी अच्छा अमाउंट जाता है ना, उसकी सैलरी में। और उस बंदे ने चूंकि अपने बिजनेस अभी शुरू किया हुआ है ना, 2 महीने 3 महीने बाद अगर उस स्टाफ को लगता है कि यार ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो धीरे से निकल आएगा। ठीक है, तो आपने जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने उस पर टाइम दिया हुआ है, उसको ट्रेन किया हुआ है, वो फिर से 0 हो गया, फिर से आपने किसी और को हायर किया। लेकिन जब आपके साथ कोई को फाउंडर लाते हो, आपका भी इंटरेस्ट है बिजनेस को डेवलप करने में, उसका भी इंटरेस्ट है बिजनेस को डेवलप करने में, आप भी चाहते हो ये 100 करोड़ की कंपनी बने, उसका भी विजन अलाइन हो रहा है, तो वो स्टिक होकर काम करेंगे, सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग एक कॉमन विजन के लिए काम करेंगे। और उसमें रात को 12 बजे भी काम करना पड़ेगा ना, तो उसको ये नहीं लगेगा कि यार 12 बजे जाना पड़ेगा, नौकरी कर रहा हूँ, फिर वो भाग कर आएगा, आप भी भाग कर आओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टीम बनाओ, टीम में एक अच्छा को फाउंडर ले आओ। ठीक है, जैसे सेकंड पॉइंट है हमारा ये थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि अपना प्रोडक्ट ऐसा चूज करो जो मार्केट में चल रहा हो,
या जिसकी संभावना हो आगे आने वाले टाइम से, आजकल एआई आ गया है, तो एआई से रिलेटेड कुछ आ जाए, कुछ अच्छा आ जाए, मतलब सेम चल रहा है उसके बाद जाइए। हाँ। साथ में जाइए। सेकंड पॉइंट हमारा टीम बनाइए, को-फाउंडर टीम बनाइए। बनाइए। थर्ड पॉइंट सर हमारा थर्ड पॉइंट है कि लीन मॉडल में बिजनेस करो। मींस छोटे बिजनेसेस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है ना, हम अपने लिए बता रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं रखा हुआ है ना, बैंक में करोड़ों पे पड़े हुए हैं, जितना मर्जी उतना लगा दो, है ना। लीन मॉडल, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं होती, बट आई हैव सीन एंटरप्रेन्योर जो ये गलती करते हैं, एक स्वैंगी सा 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस ले लिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ऑफिस में पूरे पैसे लगा दिए, जबकि उनका काम ऐसा है कि उनके पास क्लाइंट नहीं आना है, इन्हीं को जाना है। अब बात समझो, मुझे अपने क्लाइंट के पास जाना है, मेरा कोई क्लाइंट आना नहीं है मेरे ऑफिस में, मेरी जो मीटिंग होनी है वो क्लाइंट के ऑफिस में मीटिंग होनी है, तो मैं 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेकर उसका 2 लाख रुपए किराया क्यों दूं? एग्जैक्टली। उस पैसे को अगर मैं टीम बिल्डिंग में लगाऊं, मैं सेल्स और मार्केटिंग में लगाऊं, मैं डिजिटल में लगाऊं, ठीक है, मैं मैक्सिमम क्लाइंट को रीच करने में लगाऊं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो हमेशा लीन मॉडल पे जाओ कि जहां पे आप पैसा बचा सकते हो इनिशियली। जब आप बड़े हो गए, फिर आपको फंडिंग आ रही है, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, फिर तो आप एंजॉय करो लाइफ को लाविश तरीके से, अपने लिए आप मर्सिडीज ले आओ, सब कुछ ले आओ। बट जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, जब आपको कैपिटल लिमिटेड है, या फिर आपने बोरो किया हो, अपने पेरेंट्स से किया हुआ है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से किया हुआ है, कुछ एंजल इन्वेस्टर ले आओ, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक रुपया को हिसाब से खर्च करो। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रुपए हिसाब से खर्च करो, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके अंदर। अगर आप 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो ना, तो आपको पिंच करना चाहिए, यार मैं 2 रुपये क्यों एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ। जब तक वो मेंटालिटी आपकी नहीं आएगी, आप बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो लीन मॉडल में बिजनेस को चलना है। पहला हमारा जो चल रहा है उस पर काम कीजिए। सेकंड वी कंक्लूड कि टीम बिल्डिंग प्लस को-फाउंडर, जो कि डिफरेंट स्किल। यस। थर्ड वर्क ऑन लीन मोड। दीज आर 3 टॉपिक्स जो कि एटलीस्ट आने चाहिए। एटलीस्ट आप जब भी शुरू करें बिजनेस को, तो इस चीज को दिमाग में रखें, ठीक है। पैसा बिजनेस में वहीं खर्च करें जहाँ पे जरूरत है। आपको जब लगता है कि मार्केटिंग में पैसे की जरूरत खर्च करना है, तो उसमें जरूर करें, ठीक है। ऑफिस स्पेस में बचा सकते हैं, आपको बचाए। आप कोवर्किंग में काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आप 3 लोग बैठते हो, 3 डेस्क ले लो। जो काम आपका कम पैसे में हो सकता है, उसके लिए 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लीन पे आप डिजिटल पे खर्च करो ना, उस पैसे को आप वैसी जगह पे यूटिलाइज करो जहाँ पे एक्चुअली में वो आपको कस्टमर लाने में हेल्प करेगा। नो, बिजनेस के लिए कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास 20 सूट है, 20 कोट है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेरा एक ही है, कोई बात नहीं, मैं हर डिफरेंट कस्टमर के पास वही पहन के जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई विल सेव मनी ऑन दैट, आई विल स्पेंड मनी ऑन माई उबर, और ट्रैवलिंग पे मैं खर्च करूंगा, है ना। वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को अगर 50 क्लाइंट से मिलना है, तो पैसे जो मैंने बचाए हैं वो 50 क्लाइंट पे मिलने में मैं खर्च करूँ, ठीक है, उसको कॉफी पिलाने में खर्च करूँ, rather than कि मैं अपने लिए सूट खरीदने में, अपने लिए एक लविश ऑफिस खरीदने में, एक बड़ी गाड़ी खरीदने में खर्च करूँ। और ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में। तो सर ये सारी चीजें हैं, एटलीस्ट एक पर्सन जो सुन रहा है, जो कि बिजनेस करना चाहता है, उसके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आई बिलीव ये इसका टॉपिक बहुत वास्ट है, इसका टॉपिक बहुत वास्ट है, हर चीज का टॉपिक वास्ट है। हम करते जाएंगे तो पूरा एक सिंगल पॉडकास्ट बनेगा इसका। आगे बढ़ते सर। अब ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। सर प्लीज रिपीट सर, प्लीज। 3, पहला, अपना प्रोडक्ट ऐसा चूज करो जो चल रहा हो मार्केट में। सेकंड, ये मेरी अपनी सोच है, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट मेरी सोच है, मैं नहीं चाहता आपके पैसे डूबे, ठीक है। तो चल रहा हो ताकि आपकी उसके अंदर जब एक बार चलना चालू हो जाए, तो बाद में आप उसमें दायां बायां एक्सपेरिमेंट कर लो। सेकंड है कि फाइंड अ गुड को-फाउंडर जिसका स्किल सेट आपसे अलग हो, और उसको प्रॉपर इज्जत दो, उसको प्रॉपर उसमें भागीदारी दो, उसको प्रॉपर पार्टनरशिप दो। थर्ड, कंजूसी ना करो उसमें। अच्छा, ठीक है। थर्ड है बिजनेस को लीन मॉडल पे ले जाओ। ग्रेट सर। ठीक है, कम पैसे से जहां तक शुरू हो सकता है, जहां पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां पे अननेसेसरी ना करें, जहां पे जरूरत है वहां पे कॉस्ट कटिंग ना करें। ठीक है, जहाँ जरूरत है डिजिटल में, जरूरत है डिजिटल में लगाइए। जहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कुछ कोड खरीदने की, कुछ सामान खरीदने की, कुछ ऑफर्स लेने की, तो वहाँ खर्च ना करें। तो ये मैसेज करने दिया है। चलो लास्ट अपने हम बात को कंक्लूड करते हैं, बात को समझते हैं, और पूरे पॉडकास्ट को भी हम एंड पे लेके आते हैं। जी बिल्कुल। अब फॉर द फ्यूचर आपकी जो फाउंडेशन, मिट्टी फाउंडेशन है, जो कि आपका एनजीओ है, उसको साथ लेके और आपके बिजनेस को साथ लेके आपका अभी आगे विजन क्या है? दो बात है, एक है एजुकेशन और एक है विजडम। ठीक है,
एजुकेशन और विजडम में क्या फर्क है? एजुकेशन आप किताबें पढ़ के ला सकते हैं, विजडम के लिए आपको बाल सफेद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बाल सफेद नहीं हो रहे हैं तो आपको विजडम नहीं आएगा। इट मीन्स टेक्स टाइम। ठीक है, कहते हैं ना वाइन जितना पुराना होता है उतना ही नशीला होता है, उतना ही उसमें स्वाद आता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप किताब पढ़ के सीख सकते हैं और कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको वैसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिन्होंने जीवन को देखा है, जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जिन्होंने फील्ड में टाइम स्पेंड किया है, जिनके पास स्टोरी है, फेलियर की स्टोरी है। मेरे पास तो फेलियर की बहुत स्टोरी है जिसके लिए एक अलग पॉडकास्ट आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो एवरी सक्सेसफुल पर्सन जो आज आपको दिख रहा है ना, उससे आप अलग से बैठ के बात करोगे ना। स्टोरी से मुझे याद है, मुझे लगता है इसके बीच में स्टोरी मुझे जाननी चाहिए आपकी। कोई फेलियर स्टोरी, आप किसी को अप्रोच किया हो, कुछ काम हो और आप उसमें फेल हो गए और आपको बड़ा हुआ हो यार ये तो काम खराब हो गया, तो तब भी फिर उठ के आप दोबारा गए हो। कोई स्टोरी कोई आपके पास छोटी सी? लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद हमने 2001 के आसपास में 2000 में हमने एक कंपनी शुरू करी थी mycashnet.com। उस टाइम पे इंटरनेट का पूरा एकदम क्रेज आया हुआ, बूम आया था, खूब बूम आया था और हमें पता नहीं था क्या है, अखबारों में पढ़ते थे है ना, और इंटरनेट यूज करना वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने कहा क्यों ना कोई .com बनाया जाए। ठीक है, बट .com होता क्या नहीं पता था। ठीक है, तो हम लोग 4 फ्रेंड थे, रूम पार्टनर्स, अगेन वी ऑल बिकेम फ्रेंड, मतलब बिजनेस पार्टनर्स, रूम पार्टनर से बिजनेस पार्टनर ऑफिस ले लिया, हमने शुरू किया mycashnet.com। अगर मेरा दोस्त सुन रहा होगा तो बोलेगा पुरानी बातें याद दिला दी। ठीक है, तो हमने वो शुरू किया। हमने पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट क्या डालना है उसमें, हमने बिना मतलब इधर उधर के प्रोडक्ट डाले उसमें। ठीक है, हमने आपस में 4 लोगों ने रोल डिफाइन नहीं किया कि कौन क्या करेगा। 4 लोग हो तो 4 काम होने चाहिए ना, जो मैंने बताया, डिफरेंट स्किल सेट के हो। तो रोल डिफाइन नहीं किया तो पता चलता था कि वही काम वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ज्यादा दिन चला नहीं पाए उसको, 6 महीने 1 साल के बाद वो फेल हो गया और हमें उसको बंद करना पड़ा। हमारे कैपिटल भी उसके अंदर डूब गया। ठीक है, सारा कैपिटल डूब गया हमारा। कितना लगभग होगा? पुरानी बात है, छोड़ो सब चीजों। अच्छा खासा कैपिटल उसके अंदर डूब गया। हम लोगों ने वेबसाइट डेवलप करवाया था, प्रोडक्ट डेवलप करवाया था, बहुत कुछ किया था उस जमाने में। अच्छा, जब पता ही नहीं होता था कि वेबसाइट होता है क्या है, तब हमने वेबसाइट पे। कौन सी ईयर की बात है सर ये? 2001 होगा या 2000। माय गॉड, तब की बात है तो। ठीक, हमने नॉर्थ कैंपस में वहीं रहते थे हम लोग, तो परमानंद कॉलोनी है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हमने एक ऑफिस लिया हुआ था। अच्छा, सब कुछ किया था। ठीक है, तो बट वही अगेन कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट लाइन डेवलप नहीं हो पाया, काम हमें पता ही नहीं था कि आपस में मिलके क्या करना है। अब सर सब कुछ मैच हो रहा है आपका। अब जो आपने तीनों बातें बताई हैं वो उसमें बिल्कुल मैच हो पा रही है। फेलियर है, यू नो। तो बाल जो सफेद होते हैं ना, लोग कहते हैं कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं तो बोलता हूँ मैंने धूप में सफेद किए हैं। ठीक है, मैंने धूप में मैं घूमा हूँ बहुत, और ऑफ कोर्स उम्र के साथ तो सफेद होता ही है, बट धूप में भी बहुत घूमा है, कि लोगों से मिले हैं हम लोग। शुरू में डोर नॉकिंग में इतना तकलीफ होता था ना, जब कि डर लगता था कि जाएं ना जाएं, मना ना कर दे, भगाना कर दे। दरवाजे से वो कदम बढ़ाने में ना आफत आती थी। ठीक है, नॉक करने में आफत आती थी, पता नहीं होता अंदर से क्या आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो यू नो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो एजुकेशन और विजडम। तो आपने मिट्टी फाउंडेशन की बात करी, तो मिट्टी फाउंडेशन में हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। एक स्कूल चलाते हैं, एक स्कूल का प्रोग्राम चलाते हैं, उसका नाम है अडॉप्ट स्कूल। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ऐसे स्कूल को अडॉप्ट करते हैं जिसमें इंफ्रा की प्रॉब्लम है। टीचर हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान वो सारा कुछ पढ़ा रहे हैं, बट इंफ्रा नहीं है। बेसिक इंफ्रा इन द सेंस कि कंप्यूटर नहीं है आज की डेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर पढ़ाने वाले लोग नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जो नई टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी है बच्चों के लिए, वो सारा कुछ नहीं है। उसमें हम लोग उस स्कूल को अडॉप्ट करके उसको सिखाते हैं, वहाँ पे हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए हम कॉर्पोरेट के पास जाते हैं, कॉर्पोरेट को बताते हैं कि हमारा स्कूल है, इस स्कूल में ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास पुराने लैपटॉप पड़े हुए हैं जिसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, आप हमें दान दे दें, हम वहाँ पे देंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। तो एडॉप्टिव स्कूल है हमारा वहाँ। टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हमारे पास वी हैव अ पूल ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, आपके और हमारे ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम निकालते हैं और बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के अपना टाइम देते हैं, बच्चों को सिखाने में टाइम देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा एजुकेशन पे। दूसरा, वी हैव स्टार्टेड वन स्कूल दैट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, ठीक है, उसमें बच्चों को पढ़ा तो दिया आपने, लेकिन चूंकि नौकरी भी जरूरी है, अब नौकरी तो लिमिटेड है और एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, सरकार भी काफी उस पर फोकस कर रही है, इतने सारी संस्थाएं हैं जो उस पर काम कर रही हैं। तो हमने कहा कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें जो वर्चुअल स्कूल होगा, बट एनीबडी ही
anybody who is willing to learn the nuances of entrepreneurship, ठीक है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। दाव पीस सीख सकते हैं आप बिजनेस के उसके अंदर। तो हमारा एक मोटो है कि फ्रॉम योर आइडिया टू योर फर्स्ट क्लाइंट। क्या बात है। आप आइडिया लेकर आए हो कि चंदन जी मुझे ना ये मेरे दिमाग में आइडिया है, ठीक है, मैं इसको करना चाहता हूँ, तो हम उसको आइडिया को वैलिडेट करने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअली में वायबल है भी कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास टीम ऑफ मेंटोर्स हैं, डिफरेंट फील्ड के, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई फाइनेंस हेड है, कोई मार्केटिंग का चैंपियन है, सब लोग मिलके किसी को गवर्नमेंट मशीनरीज कैसे फंक्शन करती है वो आता है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, तो सब लोग मिलके हम लोग उसको उसके आइडिया को समझते हैं और उसके बाद लगता है कि ये ठीक हो सकता है, तब उससे उसके चैलेंजेस समझते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा तूने ये सोच तो लिया है, बट अब पैसे कहाँ है तेरे पास, है पैसे, क्लाइंट लाना है। हाँ, नहीं पैसे, पहले पैसे दुकानदारी करने के लिए तो एक छोटा तो 50,000 रुपए तो कम से कम चाहिए, लाख रुपए तो चाहिए, बजट कुछ तो चाहिए। एक प्रोटोटाइप डेवलप करने में भी पैसे लगते हैं। तो बोलता है कि है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको बताते हैं गवर्नमेंट की ये सारी स्कीम्स है, और लेट मी टेल यू आई रियली सैल्यूट इंडियन गवर्नमेंट। इतने सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, इतनी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की कि उस स्कीम्स के थ्रू कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करने के लिए उसको सीड कैपिटल मिल जाता है। इनफैक्ट आइडियाज को वैलिडेशन के लिए भी पैसे मिल रहे हैं, कि आपके पास आइडियाज है, आप उसको वैलिडेट करना चाह रहे हो, उसके लिए भी पैसे मिल रहे हैं। तो हम हेल्प करते हैं उसमें उन बच्चों को राइट कनेक्शन दिलाने में, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पिच डेक तैयार करना है, हाउ टू प्रेजेंट योर पिच, ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो सर ने जितनी बातें हमने इस पॉडकास्ट में कही, जितनी बातें बोली, उसी का ये मतलब एक निचोड़ है। तो सर ने बुक लिखी है इट्स पॉसिबल, जर्नी ऑफ द एक्सीडेंटल सेल्स पर्सन। जितनी बातें हमने इस पॉडकास्ट में की उसका सारा निचोड़ है, आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा वाई जो 60-70% बातें तो हैं इसी के अंदर ही है। हाँ, इसके अंदर तो कुछ मैं इसमें कोट्स देख रहा हूँ, बड़े बेहतरीन कोट्स है। मैं चाहूँगा आप उस पर 2 शब्द 4 शब्द बताएं कुछ। ये मैंने ये पढ़ा ही है, there are things about growing up in a small town that you can't necessarily quantify. I think इसकी बातें हम शुरुआत में हमने की, जो बिहार से आए। बिल्कुल बिल्कुल। So कुछ 2 शब्द बताएंगे। छोटे शहर में पैदा होना, छोटे शहर में ग्रो करने का अपना मजा है, बहुत फ्रीडम होता है, क्रिएटिविटी डेवलप, मैंने बताया ना मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ, ठीक है, तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है वहाँ पे। क्या होता है कि आप घर से सुबह निकल गए ना, तो मम्मी पापा को टेंशन नहीं है कि बेटा मेरा कहाँ गया है। आजकल तो 10 मिनट अगर आंखों के सामने से दूर हो जाए तो लगता है कहाँ गया, फोन लगाओ, ये करो वो करो, गार्ड को बोलो, 50 बातें हो जाती है। हमारा था कि अगर शाम के 5 बजे तक नहीं आया तब माँ बाप ढूंढते थे कहाँ चला गया, ठीक है, 5 तक लिमिट थी। हाँ, क्योंकि 6 बजे से पढ़ना होता था घर में बैठ के, वो लालटेन जलाना है और आपको पढ़ना है, अगर लाइट नहीं है तो लगता है कि तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 बजे तक तो किसी को कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अगर 5 बजे तक घर आ गए तो उस 5 बजे के बीच में, सुबह आप 10 बजे घर से निकले हो, आप स्कूल गए, फिर स्कूल से बस्ता रखे, खाना खाया और फिर भाग गए, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फील्ड में हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप काफी क्रिएटिव हो जाते हो, आपका ब्रेन डेवलप होता है। जंगल में जो पौधा डेवलप होता है और जो एक गार्डन में होता है, दोनों बहुत फर्क होता है। जंगल में जो एनिमल डेवलप होता है और जो एक गार्डन में, मतलब एक जो जू के अंदर डेवलप होता है, सेम एनिमल, दोनों के बॉडी लैंग्वेज में, दोनों को ट्रेट्स में, दोनों को सोचने समझने में, दोनों के रिएक्शन टाइम में ना बहुत फर्क हो जाता है, तो छोटे शहर का में पैदा होने का ये फायदा है। आप नॉट नेसेसरली आपको देखने से नहीं समझ में आएगा, बट वो आपके माइंड में इतनी सारी पॉजिटिव चीजों को स्ट्रगल करना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, नेगोशिएट करना सिखाता है, सेल्स वहीं आ जाती है, बातचीत करना सिखाता है। दो आई वाज इंट्रोवर्ट, ठीक है, मैं, बट फिर भी मुझे पता था कि कल्लू चाचा मेरे समोसा और चाय बेचते थे, ठीक है, तो उनके साथ कैसे बात करना है, कि 10 लोगों की भीड़ है ना, तो मुझे समोसा पहले कैसे ले लेना है, उनके ठेले पे खड़े होकर, ठीक है, वो बात सीखना, that is also a kind of skill that you learn in a small town. जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जो उसका अपना मजा है। कहने का मतलब जो छोटी छोटी चीजें जो आप जंगल में सीख, मतलब कहने का मतलब एक जो वाइल्ड एनवायरनमेंट में फ्रीली सीख सकते हो, वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो अपने कोड लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड कोड पे आते हैं, लर्निंग्स। आपने कोड लिखा है, पोलो कोलो का लिखा है आपने, पीपल नेवर लर्न एनीथिंग बाय बीइंग टोल्ड, दे हैव टू फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स। यस, जैसे ये तो बहुत ही बेहतरीन कोड लिखा है, तो आपके क्या क्या शब्द हैं? सही बात है। आप ना, जैसे मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए आना था, तो मैंने जीपीएस लगाया। जीपीएस लगाने से आप चीजों को नहीं सीख सकते, आने के बाद पता चलता है ना,
आपको ड्राइव तो करना पड़ेगा। हाँ तो आपने पूरी किताबें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, हाँ डेफिनेशंस पढ़ लिए, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज मार्केटिंग, सब कुछ सीख लिया, आपने फिलिप कोटलर को याद कर लिया पूरा, ठीक है। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप किसी दुकान पे जाते हो और वो आप बोलते हो कि सर आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, दिस इज माय प्रोडक्ट, वो बोलता है कि भाई सब बाद में आना, वो फिलिप कोटलर ने नहीं लिखा है वहाँ पे, ठीक है। रिजेक्शन हैंडलिंग, यू नो, ये सारी चीजें जो है थ्योरेटिकली अलग होती है, बट वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है और वो लर्न करते हो आप। पहली बार गए तो उसने कुछ बोला, आपने कहा कि अच्छा ठीक है, वो आपको काम नहीं आया, दोबारा गए, दोबारा कुछ और सीखा, धीरे धीरे करके आप उस चीज़ों को सीखते हो। तो किसी भी रास्ते पे जाने का मतलब होता है कि अगर आप बार बार जाते हो किसी भी एक भी रास्ते पे, तो क्या होता है, अब रात को आप अंधेरे में भी बड़े आराम से चले जाते हो। तो बुक्स आर लाइक जीपीएस, बट अगेन यू हैव टू ड्राइव योर कार योरसेल्फ। मतलब आपको ज्ञान तो मिल जाएगा सब लोगों से, मगर आपको सीखना, जो विजडम, जो एजुकेशन, एक इंटेलेक्चुअल और एक विजडम में फर्क यही होता है कि इंटेलेक्चुअल समझ लेता है पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता ना, उसको मतलब रियल लाइफ में उतार पाता। विजडम में आप उतार रहे हो, काम भी कर रहे हो, उसको अपने उससे इफेक्ट भी ले रहे हो। वो कंप्लीट बनने के लिए ना आप यू कहते हैं ना कि किताब पढ़ के यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। आपको बेस्ट बुक मिल जाए हाउ टू ड्राइव अ कार पे, तो क्या आप उसको पढ़ के ड्राइव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपको बेस्ट बुक मिल जाए पेरेंटिंग पे, क्या आप उसको पढ़ के आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हो? नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि हर बच्चे का टेंट्रम अलग होता है, हर बच्चे का सोच समझ अलग होता है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा उसी के हिसाब से। आपका बच्चा बड़ा नहीं होता, यू ऑल्सो ग्रो एज ए पेरेंट, वो टाइम के साथ ही होता है। आई बिलीव सर, इसका निचोड़ जो हमने बातें की, इसका निचोड़, इसकी बातें सारी इसके अंदर मेंशन है। जो भी कोई देख रहा है, इस बुक को सर्च कीजिए, अमेजोन पे अवेलेबल है, देखिए, लीजिए, और जो भी स्मॉल टाउन से जो आया हुआ है और उससे रिलेट कर पाएगा, कैसे स्ट्रगल किए, कैसे बढ़े, कैसे इम्प्रूव किया। तो अभी इसी सारे सिलसिले को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। आज बहुत सी चीज़ हम सीखी हमने, बिजनेस कैसे रन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे स्ट्रगल हैंडल करते हैं, कैसे सेल्स को हैंडल करते हैं, कैसे माइंडसेट को सेटल करते हैं, वॉमिट होने के बाद भी भागते हैं, काम करते हैं और अपना क्लाइंट लेके आते हैं। तो ये जो सारी बातें जो आपने सीखी, सुनी, कैसे भी बैठ के सुनी, आपने इम्प्लीमेंटेड, ये वैल्यू जो आप लेके जा रहे हो, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी लाइफ में कुछ चेंज होगा, वरना कोई फायदा नहीं। तो इम्प्लीमेंट, देयर इज नथिंग एल्स। इम्प्लीमेंट करते जाइए। मैं एक लास्ट बात बताऊंगा, ठीक है। जो कहते हैं ना, पहला कदम उठाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने कुछ सोचा, आप मूवीज की बात कर रहे थे, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें एक डायलॉग था कि वो डायलॉग भी किसी किताब से लिखा हुआ है, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हो, ठीक है, शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आगे आ जाती है, साजिश करती है। पूरी कायनात उसके लिए साजिश करती है, हेल्प करती है आपकी, अगर आप पूरे दिलो दिमाग से उस चीज को चाहते हो। वो भी पोलो का वो एल्केमिस्ट में हुआ है, एल्केमिस्ट की हुआ है, उसको वहाँ पे उस मूवी के अंदर बताया गया है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके आगे आती है। लेकिन इसमें एक शब्द है शिद्दत, है ना, दिल से, वो क्या है, उसमें मैं 2 मिनट लूंगा आपका। वो शिद्दत क्या है? अगर आपने कुछ सोचा करने के लिए, तो आपको घर में बैठे रहने से वो चीज नहीं होने वाला। आप रात दिन उसके बारे में सोच रहे हो, है ना, सोते समय सोच रहे हो, जागते समय सोच रहे हो, सिर्फ सोचने से नहीं होता भाई साहब, आपको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आप उसके लिए थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने आइडियाज को वैलिडेट कराना पड़ेगा, फाइनेंस का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। जब आप सब कुछ कर लेते हो ना, तब कायनात को लगता है कि एक्चुअली में ये शिद्दत से चाह रहा है, तब वो हेल्प के लिए आती है, ठीक है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आप मैनिफेस्ट करते रहो और आप एक्शन ना लो ना, कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर किसी को प्रपोज करना है तो रात दिन उसके बारे में सोचते रहो से नहीं होगा, आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, आपको मोबाइल उठाना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पत्र भेजने पड़ेंगे, आपको पत्र भेजने पड़ेगा, आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्या लिखूं कि उसको बुरा भी ना लगे, ठीक है, और काम भी हो जाए। तो आपको पहला कदम उठाना पड़ता है। तो कायनात तभी हेल्प करती है जब आप पहला कदम उठाने की काबिलियत रखते हैं, उसके लिए हिम्मत जुटाते हैं। वो हिम्मत जुटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो पहला कदम उठा लिया, हिम्मत जुटा लिया, तब तो कायनात आपके साथ है, जो मेरे साथ हुआ है, जो सभी लोगों के साथ होता है।
तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है जिसको कंक्लूड किया हमने करके। अगर आपने पहला कदम उठा लिया, कायनात आपके साथ आई, वो शिद्दत दिख गई कायनात को, जो ईश्वर भगवान जो भी जिसको मानते हो, तो कायनात आपके साथ आएगी। इसी से ये इम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है, तभी सर ने इम्प्लीमेंट बताया। अगर आपने इम्प्लीमेंट करके वो शिद्दत लेके आए तो आपको चीज़ें मिलेंगी, इम्प्रूव करोगे और जो देख रहे हो उससे 20 गुना ज़्यादा अपनी लाइफ में वैल्यू पा पाएंगे। थैंक यू सो मच for watching this video and thank you so much sir for sharing your ideas. Thank you so much sir.